सभी को गुड इवनिंग, संध्या काल की सबको शुभकामनाएं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट और थोड़ा सा पी ब्लॉक है, क्योंकि ये नए टॉपिक्स इस साल जोड़े गए हैं, तो इसीलिए संभावना बनती है कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो, आपके एग्जाम्स के आज से देखा जाए तो करीबन 15 दिन रह गए। तो एग्जाम्स में एक सबसे मूल बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको नेगेटिव से बचना है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही ऑप्शन मैंने नहीं पढ़े, उस क्वेश्चन के आपको हाथ ही नहीं लगाना। हाँ, आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन है, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, उन क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। और लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं पढ़ा, उसको हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं। और देखो, ये बात तय है, आप मान के चले कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य अभी तक का ऐसा है कि कम से कम दोनों पेपर हमारे हर हाल में क्वालिफाई हो जाए। अगर हमने दोनों पेपर हर हाल में क्वालिफाई कर लिए तो आप ये मान लें हमने आधे से ज्यादा तो एग्जाम का गढ़ वैसे ही जीत लिया। और फिर उसके बाद एग्जाम की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का एग्जाम्स आता है, कैसा आता है। 15 दिन है, अपने मनोबल को गिरने ना देना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने हार मान ली तो आप वैसे ही बाहर हो गए, लेकिन मान लो अगर हम 15 दिन प्रयास कर लें तो हो सकता है कि गेम हमारे फेवर में भी आ जाए। तो इसीलिए किसी भी तरीके का दिमाग में स्ट्रेस या किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखें, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि इस समय अब आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और क्वेश्चंस की सीरीज थोड़ा सा फास्टली स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन हाल में ही एसीएफ में आया था कि वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार दोनों ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। तो आप सबको पता है कि अणुओं के अंदर मेनली अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ध्यान रखें, सबने पढ़ी भी है, 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे कोर्स के अंदर मेनली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। आप सबको पता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर हम यूवी या मैं कहूं मतलब पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र की किरणें डालेंगे तो अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने लगेंगे। यही ट्रांजैक्शन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। तो किसी भी अणु के अंदर 4 तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं हमारे कोर्स के हिसाब से। एक ट्रांजैक्शन सिग्मा से सिग्मा स्टार, अगर मान लीजिए जैसे एल्केन्स है तो उनके अंदर तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है, तो उनके अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन मिलेगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार। जिनके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं उनके अंदर जो ट्रांजैक्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? पाई से पाई स्टार। और तीसरा, जिनके अंदर लॉन पेयर पाए जाते हैं उनके अंदर 2 तरह के ट्रांजैक्शन मिल सकते हैं, एक तो एन से सिग्मा स्टार और एक एन से पाई स्टार। इन ट्रांजैक्शंस के लिए जिस ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार। हमेशा ध्यान रखें, सिग्मा वालों में एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन इसके ऊपर डालने पड़ेंगे या सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको चाहिए एन से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन में। थर्ड नंबर पर आपको जो पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन में एनर्जी चाहिए होती है। और सबसे कम जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है एन से पाई स्टार। अब एक तो ये सीरीज जरूर आप याद रखें, इस मतलब सिग्मा वालों में तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, यानी सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन में, सेकंड नंबर पे एन से सिग्मा स्टार में, थर्ड में पाई से पाई स्टार में और फोर्थ में एन से पाई स्टार में। एन से पाई स्टार ट्रांजैक्शन में मुझे सबसे कम एनर्जी चाहिए। अब आपसे कहा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार दोनों ट्रांजैक्शन पॉसिबल्स है। तो जैसे दूसरा ऑप्शन है संयुग्मी डाइईन। जैसे हम डाइईन की बात करें तो डाइईन के अंदर तो आपको दिख रहा है केवल पाई बॉन्ड है, तो इसके अंदर पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन ही मिलेगा। अब आप सबको पता है एल्काइंस के अंदर पाई बॉन्ड है तो पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन मिलेगा। एथिलीन का मतलब एल्कीन है, एल्कीन में भी पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन मिलेगा। लेकिन जो नाइट्राइल ग्रुप है ये CN ग्रुप, ये नाइट्राइल ग्रुप है,
अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर पाई बॉन्ड भी है और साथ ही साथ इस नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर भी है। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो इनके अंदर पाई से पाई स्टार ट्रांजेक्शन भी मिलेगा, ये वाला ट्रांजेक्शन भी मिलेगा, और साथ ही साथ लॉन पेयर होने के कारण इनके अंदर एन से पाई स्टार ट्रांजेक्शन भी मिलेगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया, नाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे कोर्स में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड याद रखने हैं कि एथेनॉल के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें कितने सिग्नल मिलते हैं। तो तरीका क्या होता है, जितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं, जितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं उतने तरह के हमें एनएमआर सिग्नल मिलते हैं। तो एथेनॉल में अगर आप देखोगे तो एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है। ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, इनके कारण एक सिग्नल मिलेगा। ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, इनके कारण एक सिग्नल मिलेगा, और इस हाइड्रोजन के कारण एक सिग्नल मिलेगा। इसीलिए एथेनॉल के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नलों की संख्या कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पिछली से पिछली बार 2018 में सेकंड ग्रेड में भी आया था और हाल में एसीएफ में भी क्वेश्चन आया, और आपसे पूछा गया कि इस यौगिक के लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। फिशर वुडवर्ड का नियम, इसके लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहां आपको 2 तरह की डाइईन दिख रही है। ये जो डबल बॉन्ड है वो एक ही वाले में है, तो इसे बोला जाता है समवलयाकार डाइईन। और अगर हम इसे देखें डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, तो इन्हें बोला जाता है विषम वलयाकार डाइईन। जब आपको लगे कि समवलयाकार डाइईन और विषम वलयाकार डाइईन दोनों हैं, तो प्राथमिकता हमेशा समवलयाकार डाइईन को दी जाती है, और समवलयाकार डाइईन के लिए जो लैम्डा होता है वो होता है क्या, 253 नैनोमीटर। अब मुझे क्या है, अगर आपको फिशर और वुडवर्ड का नियम याद हो तो वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, अगर आपने पढ़ा हो कि अगर इसके अंदर, इस समूह के अंदर कोई नया समूह प्रविष्ट करा दिया जाए या सॉल्वेंट को चेंज कर दिया जाए, तो लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है, पैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, या इतना नहीं रेड शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह नहीं पढ़ी वो मोटे मोटे 2-3 चीज याद कर ले जो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा जो जस्ट अभी हमने किया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो है एक, तो इस तरह के क्वेश्चन दिख रहा है, यहां तो डबल बॉन्ड है तो इसमें तो पाई से पाई स्टार ट्रांजेक्शन होगा, इसमें पाई से पाई स्टार होगा, इसमें पाई से पाई स्टार होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार ट्रांजेक्शन होगा, लॉन पेयर है तो लॉन पेयर एन एन, तो इसका मतलब एक एन से पाई स्टार ट्रांजेक्शन भी होगा। तो आंसर फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन तो वैसे दिख रहा है, इसमें 3 तरह के प्रोटॉन है तो 3 तरह के सिग्नल। इस क्वेश्चन को वही करें जिन्होंने पहले इसकी थ्योरी पढ़ रखी है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, जिन्होंने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है वही इस क्वेश्चन को पढ़ना। अब आप सबको पता है इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यहां डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो मैंने यहां तक की पेरेंट चेन चुन ली। मुझे मतलब वैसे यहीं तक है, ये मेरे लिए बेसिक ये है, लेकिन क्वेश्चन करते समय हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जहां तक आ रहा है उसको चुन लेते हैं। अब अगर आप इसके अंदर वलय अवशेष देखेंगे तो एक वलय अवशेष ये है, एक वलय अवशेष ये है, एक वलय अवशेष ये है और एक वलय अवशेष ये है। और आप सबको पता है वलय अवशेष के कारण जो लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है, एक वलय अवशेष के कारण 5, तो यहां 4 वलय अवशेष है तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20 की। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे लिए जो मेन चेन है वो तो यही है। अब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और आपको पता है जब संयुग्मन का विस्तार होता है तो एक्स्ट्रा 30 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाती है। ये वलय अवशेष है और ये संयुग्मन का विस्तार है। देखिए इस क्वेश्चन को वो पढ़े जिन्होंने पहले कर रखा है, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो मस्त रहे इस क्वेश्चन के। टेंशन ना करें, टेंशन नहीं करें, मस्त रहें, होगा होगा सब होगा। अब इसके अंदर मुझे बाह्य चक्री द्विबंध भी देखना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी देखना है। तो इस रिंग के रेस्पेक्ट तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है,
और इस रिंग के रेस्पेक्ट ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 की वृद्धि, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 10 की वृद्धि। अब आप इन सबको जोड़ लो, ये कितना हो गया 313 नैनोमीटर। इसीलिए इसका जो आंसर है वो कितना गया 313 नैनोमीटर गया। देखिए इस क्वेश्चन को वही करे लाला, वही लाला करे जिन्होंने पहला देख रखा है, अन्यथा इस क्वेश्चन को हाथ ना लगाए। 313 नैनोमीटर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी 2011 आरपीएससी में आया और एसीएफ 2021 में पूछा गया। आप सबको पता है कि 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी यौगिक के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो किस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसका पता आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगाया जाता है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हम विद्युत चुंबकीय तरंगे लेते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो करीबन होती है 600, मतलब करीबन होती है 4000 से 653 या 657 सेंटीमीटर इनवर्स वन का क्षेत्र। इसके अंदर करीबन 1500 से जो 653 सेंटीमीटर इनवर्स वन का जो क्षेत्र है उसे अंगुली छाप क्षेत्र कहा जाता है। और 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स वन का क्षेत्र मुख्य क्रियात्मक क्षेत्र माना जाता है। तो यही पूछा गया कि आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट जो जोन है उसकी परास कितनी है। ऑप्शंस को देखते हुए 1500 से 500 सेंटीमीटर इनवर्स वन। हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो आप यूवी और दृश्य क्षेत्र को काम में लेते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर क्षेत्र की किरणें काम आती हैं। 2018 सेकंड ग्रेड में भी आया, फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी आया कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर कौन सी तरंगे काम आती हैं। तो उसके अंदर आप सबको याद होना चाहिए कौन सी तरंगे काम आती हैं, रेडियो तरंगे काम आती हैं। अभी बताया सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 में आया। सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा नंबर भी सिग्मा का है, एन से सिग्मा स्टार। थर्ड नंबर पे पाई वाला है, पाई से पाई स्टार। और सबसे कम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नन्नू लाल से पाई, एन से पाई स्टार। इसके अंदर ये याद रखना, अभी बताया था। तो सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार, देन एन से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार और सबसे कम एन पाई। अगला क्वेश्चन, किस समूह में पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखो एल्कीन्स के अंदर तो आपको पता है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसमें तो पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन होगा। एजो कंपाउंड होता है एन डबल बॉन्ड एन, इनके अंदर भी आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड है तो इनके अंदर भी पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन होगा। साइनाइड में आपको पता है पाई बॉन्ड है तो इसके अंदर भी पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन जो एल्कोहल्स है, एल्कोहल के अंदर आप सबको दिख रहा है ये एल्कोहल है ROH, इसमें कहीं भी पाई से पाई बॉन्ड नहीं है तो इसके अंदर पाई से पाई स्टार ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हाँ, इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन होगा और एक एन से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन होगा और सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन होगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या रहा, एल्कोहल। घबराना नहीं है भैया, बार बार बोल रहा हूं, मजे से तैयारी करनी है, मजे से बिंदास। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा डाउटफुल है, बस इतना सा याद रखें कि कौन सा अणु आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा। तो ध्यान रखना है कि जिन अणुओं में जब हम उनके ऊपर आईआर रेज डालते हैं और उनके डाइपोल मूवमेंट में जिनमें चेंज होता है वो सब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं। आप तो ऐसे याद रखें कि अगर हमें समनाभिकीय अणु दिख जाए H2, O2, N2, Cl2, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वही अणु दिखाएंगे जो अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं, वही अणु क्या दिखाते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं। जैसे वाटर दिखाएगा, HCl दिखाएगा, H2 नहीं दिखाएगा क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस क्वेश्चन की पूरे चांस देखिए H2O जो अणु है वो आप सबको पता है इस तरीके से कोणीय है, अरेखीय अणु, जबकि जो CO2 अणु है वो रेखीय अणु। CO2 अणु के अंदर मुझसे पूछे कि इसमें कितनी कंपन विधाएं पाई जाएंगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, रेखीय अणुओं का फॉर्मूला तो होता है 3n - 5 कंपन विधा निकालने का। और अरेखीय अणु के अंदर
कंपन विधा निकालने का फॉर्मूला होता है 3n-6। H2 अणु अरेखीय है क्योंकि ये कोणीय शेप का है, जबकि CO2 अणु रेखीय है। यहां n है परमाणुओं की संख्या, जैसे इसमें है 1 2 3, 3 तिया 9, 9 में से 6 चला गया, तो इसका मतलब पानी के अंदर जो कंपन विधाएं हैं वो 3 मिलेंगे। CO2 के अंदर आप देखोगे n का मतलब परमाणुओं की संख्या, इसमें 3 परमाणु है, 3 तिया 9, 9 में से 5 चला गया 4, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कंपन विधाएं हैं वो इसमें 3 मिलेंगी और इसमें 4 मिलेंगी। जो अरेखीय अणु होते हैं उनमें कंपन विधा निकालने का फॉर्मूला 3n-6 है और रेखीय अणुओं में निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3n-5 है। अभी बताया था सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन में एनर्जी चाहिए। सेकंड नंबर पर फिर सिग्मा वाला है एन से सिग्मा स्टार। थर्ड नंबर पे पाई पाई वाला है पाई से पाई स्टार। और सबसे कम जो एनर्जी चाहिए वो हमें किस ट्रांजैक्शन के अंदर चाहिए, एन से पाई स्टार। इसीलिए इसका आंसर। अब हम थोड़े से सॉलिड स्टेट के मेन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसके अंदर मिलती है? आप सबको पता है सॉलिड स्टेट में हम अवयवी कणों का 3D में अरेंजमेंट करते हैं, गोलों का 3D में अरेंजमेंट करते हैं। कोई भी सॉलिड को यह माना जाता है ये लड्डू के गोले मतलब लड्डुओं के मिलकर बने हुए हैं, यानी गोले गोले गोले। इन गोलों की पैकिंग 3 तरह की होती है। एक सामान्य पैकिंग होती है, एक BCC पैकिंग होती है, एक SCP पैकिंग होती है और एक CCP पैकिंग होती है। इनमें सबसे ज्यादा जो अच्छी पैकिंग है वो CCP पैकिंग होती है और उसकी संकुलन दक्षता करीबन कितने % होती है, 74% होती है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया टोटली क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 तरह के होते हैं। तरीका क्या है, सेल टैक्स ऑफिसर, नाम है रोम्बोहेड्रल, HMT घड़ी पहनता है। ये 7 तरह के क्रिस्टल है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। अब होता क्या है, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में क्या अंतर? क्यूबिक के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे क्यूब की बात करें, ये क्यूब जिसे आप घन बोलते हैं, घनीय। घन में अगर हम बात करें तो होता क्या है, घन में ये A, ये B और ये C, इन तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर, और इनके बीच में अगर मैं एंगल देखूं, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों 90। क्यूबिक। दूसरी है टेट्रागोनल, इसे बोला जाता है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष यानी 2 लंबाइयां समान होंगी। ऐसा क्रिस्टल होगा जिसमें 2 लंबाई समान, तीसरी समान नहीं होगी, एंगल यही रहेगा अल्फा बीटा गामा 90 के। जैसे मान लो माचिस वाला जो केस है, माचिस तो खैर विषम लंबाक्ष का उदाहरण है। कहने का मतलब मान के चलो 2 लंबाइयां तो बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो, वो द्विसम लंबाक्ष। अब नाम से ही पता चल रहा है विषम लंबाक्ष, यानी ये तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होगी। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल इनके बीच में कितने का रहेगा, 90 का ही रहेगा। वो वाली जो कंडीशन है वो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल कहलाता है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, नाम से बोल रहा है लंबाइयां बराबर नहीं हो और एंगल कितने का हो, 90, वो वाली स्थिति क्या है, विषम लंबाक्ष। अब ये जो तीनों चीजें हैं ये आगे चलकर आपको वापस रिपीट करनी है। रोम्बोहेड्रल में A बराबर B बराबर C और हेक्सागोनल में A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। अभी ये क्वेश्चन आएगा इसीलिए मैंने कहा। और मोनोक्लिनिक में फिर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, वापस रिपीट कर देना। ट्राई क्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। वापस ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कहा, देखिए ये वाली कंडीशन बैक करें। टेट्रागोनल, द्विसमलंबाक्ष और षटकोणीय दोनों एक जैसे। द्विसमलंबाक्ष और षटकोणीय एक जैसे। दोनों में क्या होता है, 2 भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। तो देखो इसमें A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है,
क्योंकि ये दोनों तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, यानी ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये कंडीशन दो जगह है, कहां कहां, द्विसमलंबाक्ष में और षटकोणीय में। और कहां है, षटकोणीय में। द्विसमलंबाक्ष में तीनों एंगल 90 के होते हैं और षटकोणीय में क्या होता है, दो एंगल 90 के होते हैं, तीसरा एंगल 120 डिग्री का होता है और यह क्रिस्टल क्या कहलाता है, षटकोणीय कहलाता है। ये कोई छोड़ो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल टाइप का क्यूब है, उसमें परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो कुल आयतन का कितना होता है। तो देखो सिंपल टाइप का जो क्यूब है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि सिंपल टाइप का क्यूब है कोई, सिंपल टाइप का जो क्यूब है। सिंपल टाइप के क्यूब का मतलब यहां पर क्या है, हम ये मान के चलेंगे ये क्यूब है। सबसे सिंपल टाइप की जो कंडीशंस होती है उसमें यह मान के चला जाता है कि जो अवयवी कण है वो घन के कोनों पर है, इस तरह से यहां है। सिंपल टाइप का जो क्यूब है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल टाइप की जो यूनिट सेल होती है, उसके अंदर यह माना जाता है कि जो अवयवी कण है वो घन के कोनों पर होते हैं। जो अवयवी कण घन के कोने पर होते हैं उनके, ये जो अवयवी कण जो घन के कोनों पर होते हैं, ये जो अवयवी कण घन के कोनों पर है, उनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कैसे निकालते हैं, तो n कॉर्नर अपॉन 8। जो अवयवी कण कोने पर होते हैं, जो अवयवी कण कोने पर होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि परमाणुओं की संख्या, मतलब इस समय पूछा जाए कि जो आपकी सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल्स है जिसके अंदर आप ये कह रहे हो अवयवी कण कोनों पर है, 8 कोनों पर है, तो इस समय परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणुओं की संख्या निकालने का तरीका होता है कॉर्नर पर जितने परमाणु हैं उनके अंदर कितने का भाग लगाते हैं, 8 का। तो इसका मतलब इसके अंदर ये जो परमाणुओं की संख्या है, यानी इन गोलों के द्वारा, भाई ये गोले यही तो, ये इन गोलों का कंट्रीब्यूशन केवल इसी के द्वारा नहीं है बल्कि दूसरी यूनिट सेल्स के द्वारा भी होता है। तो जो अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं उनके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आती है, 1। और यह माना जाता है कि ये जो भुजा है, ये जो अवयवी कण है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से। ये ऐसे नहीं अवयवी कण, ये इस तरह से, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई अगर मैं r मान लूं, इसको भी r मान लूं, तो a बराबर 2r, a बराबर 2r, यानी इसे बोलते हैं घन कोर की लंबाई। घन कोर की लंबाई ये जो a है, ये a है, ये किसके बराबर है इस केस में, 2r के बराबर। अब इस कॉन्सेप्ट को याद में रखते हुए क्वेश्चन को आगे करना। अब ये कहता है कि सिंपल टाइप का क्यूब है, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है। तो आप ये देखो, ये जो सिंपल टाइप का क्यूब है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। और ये मानेंगे कि एक गोला है, एक परमाणु है, और एक परमाणु का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई। एक्चुअल में यहां ये संकुलन दक्षता निकलवा रहा है, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं, परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन बटे इस क्यूब का आयतन, और इस घन का टोटल आयतन होगा, घन का आयतन आप जानते हो a क्यूब, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि ये जो भुजा है, आप सबको पता होगा, जो घन है उसका आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी a क्यूब, ये यानी a क्यूब इस घन का आयतन है। संकुलन दक्षता ऐसे निकालते हैं, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटे इस यूनिट सेल का आयतन, और इस यूनिट सेल का पूरी के आयतन क्या होगा, a क्यूब, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। और यहां a को क्या रख दोगे आप, 2r, क्यों, क्योंकि a किसके इक्विवेलेंट है, 2r, तो 4/3 पाई r क्यूब बटे 2r का क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब, इसको सॉल्व करोगे 8r क्यूब, ये कैंसिल, तो π/6। तो सिंपल टाइप का जो क्यूब्स होता है उसके अंदर परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो कुल आयतन का कितना आता है, π/6 आता है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे π/6 को तो करीबन करीबन ये 52% आता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखो याद रखें, एक तो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
पता होगा यूनिट सेल तीन तरह की होती है। सबसे पहली जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और ये मान के चलते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के द्वारा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन करीबन 52.4% ये बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब 8 कोनों पर और एक बॉडी के सेंटर्ड पर। तो 8 कोनों पर है। यूनिट सेल आपने पढ़ा होगा तीन तरह की होती है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो संकुलन दक्षता निकल के आती है वो 68% निकलती है। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु क्या करते हैं, 68% जगह को घेरते हैं और 32% जगह उसमें क्या रहती है, रिक्त रहती है। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट की त्रुटि क्या है? तो आप सबने पढ़ा होगा कि जो आयनिक क्रिस्टल्स है, अगर उसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही अपने स्थान को छोड़ दें तो वो त्रुटि शॉर्ट की त्रुटि कहलाती है, और उस दौरान घनत्व के अंदर कमी आ जाती है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है। शॉर्ट की त्रुटि के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों अपने स्थानों को छोड़कर यूनिट सेल से बाहर चले जाते हैं, वो त्रुटि क्या कहलाती है, शॉर्ट की त्रुटि कहलाती है। वो एक तरह की आयनों की रिक्ति होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोने व केंद्रीय परमाणु का कितना भाग होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, अब आप सबको पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, अवयवी कण इस तरह से, अवयवी कण 8 तो कोनों पर होते हैं, एक बॉडी के सेंटर पर होता है। जो कोने पर होते हैं उनके परमाणुओं का भाग निकालना, मतलब जो अवयवी कण कोने पर है, कोने पर कितने हैं, n कॉर्नर, कोने पर आपको दिख रहा है 8 परमाणु है, 8 अवयवी कण है, तो इसमें भाग कितने का लगेगा, 8, n कॉर्नर अपॉन 8 परमाणुओं की संख्या। मतलब वो आपसे कहे कि अगर अवयवी कण कोने पर है तो परमाणुओं की संख्या कितनी निकलेगी, तो 8/8 यानी 1। अब देखो 8 तो कोने पर है और एक बॉडी के सेंटर पर। जो बॉडी के सेंटर पर होता है वो किसी और दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कोने पर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, और जो बॉडी के सेंटर पर होता है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा की पूरा 1 होता है। इसीलिए इसने पूछा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कोने पर है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, और जो सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना है, 1, क्योंकि जो सेंटर पर है वो किसी दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसीलिए यह आंसर। एक पूछा इसने कि सिंपल टाइप की, एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। उसके अंदर आपको बताना है हर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता है जो सिंपल टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी कण घन के कोनों पर होते हैं, तो परमाणुओं की संख्या 1 निकलती है। बॉडी सेंटर में 8 कोनों पर, तो उनके कारण तो 1, और जो बॉडी के सेंटर पर है उसके कारण 1 और 1 2 हो गया। और फेस सेंटर में क्या होता है, 8 तो कोनों पर होते हैं और 6 फेस के सेंटर पर होते हैं। तो जो फेस के सेंटर पर है, वैसे मैं आपको बता दूं, देखो एक बार देख ही लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन की फॉर्म में डायरेक्ट आ जाता है। सिंपल टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल है आपको पता है वो इस तरह से, अवयवी कण सारे घन के कोने पर है, इस तरह से। इसमें परमाणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला, कॉर्नर पर जितने एटम है उसमें 8 का भाग लगना, 8/8, यानी सिंपल टाइप की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1। बॉडी सेंटर में 8 तो कोनों पर और एक बॉडी के सेंटर पर, सेकंड वाले केस में बॉडी सेंटर में, तो फॉर्मूला
n कॉर्नर बाई 8 प्लस सेंटर में जो है अपॉन 1, कॉर्नर पर 8, सेंटर पर 1, 2, इसके अंदर कितने निकलते हैं 2। और फेस सेंटर में आपको पता है 8 तो कोनों पर है और 6 फेस के सेंटर पे हैं, और फेस के सेंटर पर जितने होते हैं उनमें 2 का भाग लगाते हैं। जैसे फेस के सेंटर पर 6 है तो 6/2 यानी 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। याद कर लें, सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या 1, बॉडी सेंटर के अंदर 2 और फेस सेंटर में कितनी है 4 है। एक कंपाउंड ऐसा है जो ए और बी 2 तत्वों से बना है, घन टाइप की स्ट्रक्चर है, ए घन के कोने पर है और बी परमाणु के सेंटर पर है, तो सरलतम सूत्र क्या होगा। अब देखें, जो घन के कोनों पर है, घन के कोनों पर अभी अभी मैंने कहा ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे, ए परमाणु की संख्या, जो परमाणु की संख्या आएगी ना वही फॉर्मूला होगा। अब ए घन के कोने पर है तो जब कॉर्नर पर होते हैं तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, कॉर्नर पर जितने परमाणु होते हैं उनको देख के 8 का भाग लगा देते हैं, तो कौने 8, 8 ही परमाणु 8, इसका मतलब ए तो ए ही रहेगा। बी बॉडी के सेंटर पर है, बी परमाणुओं की संख्या आपको पता है जो सेंटर पर होता है उसमें हमेशा 1 का भाग लगता है, सेंटर पर कितना है 1, तो इसका मतलब ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया ए बी। अगला क्वेश्चन, एक यौगिक ए और बी द्वारा बना है, ए घन के प्रत्येक कोने पर है और बी फेस के सेंटर पर है, तो सूत्र क्या होगा। जैसे परमाणु ए की संख्या, परमाणु ए की संख्या कैसे निकालोगे, कॉर्नर पर एटम, कॉर्नर पर जितने एटम है 8 ही तो होंगे, उसमें 8 का भाग 1, यानी ए तो 1 ही रहेगा। परमाणु बी कैसे निकालोगे, बी कहां है, फेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर जितने परमाणु होते हैं उसमें कितने का भाग लगता है 2 का, फेस कितने हैं 6, तो 6/2 3, इसका मतलब ए तो 1 रहेगा और बी 3 रहेंगे, तो ऐसा फॉर्मूला ए बी था। सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर याद रखनी होती है। सोडियम क्लोराइड की समन्वयी संख्या तो 6:6 और सीजियम क्लोराइड की समन्वयी संख्या 8:8। 0 केल्विन ताप पर यह मान के चलते हैं कि जो त्रुटि है वो किसी तरह की नहीं होती। 0 केल्विन ताप परम शून्य ताप पर, जो परम शून्य ताप पर यह मान के चलते हैं कि सॉलिड के अंदर अवयवी कणों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, यानी उनमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होती। शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि दोनों की दोनों किसके अंदर देखने को मिलती है, एजीबीआर में। फ्रैंकल दोष किस किस के अंदर देखने को मिलते हैं, फ्रैंकल दोष में आपको पता है होता क्या है, धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है एजीसीएल में भी मिलेगा, एजीबीआर में भी देखने को मिलता है, एजीआई में भी देखने को मिलता है और जिंक सल्फाइड में भी देखने को मिलता है। मोटा मोटा देखें तो फ्रैंकल डिफेक्ट तो मिलता है डी ब्लॉक्स के अंदर, और जो शॉटकी त्रुटि है वो जनरली मिलती है एस ब्लॉक के अंदर, इसीलिए उपरोक्त सब। ये थोड़ा सा अक्रिय युग्म प्रभाव का क्वेश्चन है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक के अंदर आप सबको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पी ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होने लगती है। जैसे कहने का मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। वैसे तो आप सबको पता है बोरॉन का विन्यास होता है NH2NP1, यानी इसके अंदर सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें देखने को मिलेगी, थैलियम में।
यानी ऊपर से नीचे आओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो +3 की बढ़ती है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। यानी +1 एल्युमिनियम +1 से ज्यादा गैलियम +1, इंडियम +1 और थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए आंसर फर्स्ट। वो कौन सा ऑक्साइड है जो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? अब देखें तो बोरोन ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये तो क्षार से रिएक्शन करेगा। SiO2 अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये करेगा। बेरिलियम ऑक्साइड बेटा ऑक्साइड तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, दोनों से करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड तो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, तो ये अम्ल से रिएक्शन करेगा, इसीलिए सेकंड आंसर। जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता का क्रम क्या होगा? तो सबने पढ़ा है कि जलीय विलयन में क्या होता है, जो Li+ है इसका आकार छोटा होने के कारण ये बहुत ज्यादा जल के अणुओं को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है। इस तरह से जलीय विलयन में क्या होता है, Li+ का आकार बहुत छोटा होने के कारण ये बहुत ज्यादा जल के अणुओं को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। तो Li+, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, इसमें क्या होता है कि जो Li+ है इसका आकार बड़ा होने के कारण ये ज्यादा जल के अणुओं को इकट्ठा कर लेता है, तो इसकी आयनिक गतिशीलता सबसे कम होती है। इससे ज्यादा इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है। इसीलिए सोडियम प्लस से ज्यादा है क्या ऐसा ऑप्शन है, सोडियम प्लस से ज्यादा पोटेशियम प्लस की, उससे ज्यादा रुबिडियम प्लस की, और उससे ज्यादा सीजियम प्लस की। पढ़ा होगा Li+ की जो पोलराइजिंग पावर है, छोटा आकार होने के कारण ये जल के अणुओं को ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। सोडियम प्लस कम इकट्ठा करता है, पोटेशियम प्लस और कम इकट्ठा करता है, रुबिडियम और कम, और सीजियम तो बहुत कम जल के अणुओं को इकट्ठा कर पाता है, और ज्यादा जल के अणुओं को इकट्ठा नहीं कर पाने के कारण इसकी आयनिक गतिशीलता सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम थर्मल स्टेबल कौन है? जब भी कार्बोनेट का क्वेश्चन आ जाए एक ही कॉन्सेप्ट याद रखें, बड़ा बड़े को चाहता है। वो कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके साथ धातु बड़े आकार की जुड़ी हो। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम लिथियम की तुलना में बड़े आकार की है, तो ये तीनों स्टेबल होंगे। लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल होगा। रीजन भी आप सबको पता है, ऐसा क्यों हुआ? ये जो Li+ है और ये कार्बोनेट, तो आप सबको पता है Li+ का आकार छोटा है। छोटा आकार होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ये ऋणायन को अपनी ओर बहुत ज्यादा ध्रुवित करेगा, उसके कारण ये बीच में से बॉन्ड टूट जाता है। इसीलिए लिथियम कार्बोनेट इन सब में सबसे कम स्टेबल होगा। डाइबोरेन कितनी ही बार आ चुका, वापस बता रहा हूं, डाइबोरेन ये है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है और मैं भी नहीं चाहता आप टाइम ज्यादा खराब करें। डाइबोरेन में 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, सही है। डाइबोरेन में 2 परमाणु, दोनों बोरोन परमाणु 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 और 1 4। डाइबोरेन में ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये 4 तो एक तल में यूं रहते हैं और 2 ऊपर रहते हैं, अलग अलग तल में रहते हैं। ये 2 अलग तल में, ये 4 एक तल में है। डाइबोरेन में सभी BH बॉन्ड समान होते हैं, ये सही नहीं है, ये लंबे होते हैं और ये छोटे होते हैं। कितनी बार बता दिया, B3N3S6 को अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं, इसी को ही बोरेजोल कहा जाता है। हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा लुईस अम्लीय गुण किसमें है, सबसे कम किसमें है? तो आप सबको याद करें BF3। अम्ल वो होते हैं जो कहते हैं कि लोन पेयर आजा आजा आजा, लेकिन आप सबको पता है इस फ्लोरीन के अंदर लोन पेयर है। इस बोरोन के अंदर खाली कक्षक है। यहां बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग जाता है। लोन पेयर कन्वर्ट इन पाई में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भी 2p एनर्जी लेवल का है और ये भी 2p एनर्जी लेवल का, उसके कारण इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यही कारण है कि सबसे कम लुईस अम्लीय गुण तो देखने को मिलते हैं BF3 में। BF3 से ज्यादा लुईस अम्लीय गुण देखने को मिलते हैं BCl3 में।
सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे BbR3 में, और BbR3 से भी ज्यादा देखने को किसमें मिलते हैं, Bi3 में। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को, पूरी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा लुईस अम्ल तो कौन है इनके अंदर, Bi3, और सबसे कम कौन है, Bf3। डाइबोरेन में बोरोन पर आप सबको रट जाना चाहिए संकरण sp3। वापस वही क्वेश्चन, Bf3 में लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम इसीलिए है BF3 में क्योंकि मैंने अभी अभी कहा उसमें इजीली बैक बॉन्डिंग हो जाती है। BCl3 में कम होती है क्योंकि बोरोन और क्लोरीन अलग अलग एनर्जी लेवल के हैं। BbR3 में और कम होती है और Bi3 में और कम होती है। अच्छे से याद रख लें, बोरोन के हैलाइड्स में Bf3 जो है वो सबसे कम लुईस अम्लीय होता है और Bi3 सबसे ज्यादा होता है। यानी ऐसा ऑप्शन देखें, Bf3 ये वाला देखें, Bf3 से ज्यादा BCl3, BCl3 से ज्यादा BbR3, BbR3 से ज्यादा Bi3। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? जो टिन के ऑक्साइड्स होते हैं याद रखें वो उभयधर्मी होते हैं। 15वें वर्ग के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, अमोनिया। अब वाद है इसीलिए पूछा है, फास्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मिथीन। थोड़ा एक्सेप्शनली होता है, वैसे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होना चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनका कम होना चाहिए। लेकिन इसमें ऑर्डर ऐसा होता है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो फास्फीन का, फास्फीन से ज्यादा आर्सीन का, और सबसे ज्यादा अमोनिया का नहीं होता, अमोनिया रहता है नंबर 3 पर, फिर स्टिबीन का और फिर बिस्मिथीन का। अगला क्वेश्चन यह है कि एक तो H2O है और एक H2S गैस है। वर्ग में साइज कॉन्सेप्ट लगता है। H2O और H2S में H2S गैस ज्यादा अम्लीय होती है, उसका कारण HS बॉन्ड बड़ा होने के कारण जल्दी से टूट जाता है। तो पूछा है H2O और H2S के अंदर H2S ज्यादा अम्लीय क्यों है? उसका रीजन यह है HO बॉन्ड की तुलना में HS बॉन्ड वीक है, बड़ा बॉन्ड होने के कारण तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट पूछा गया है HF का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट है द्विपरमाणविक अणुओं में, डाइपोल मूवमेंट इस बात पे निर्भर करता है कि विद्युत ऋणताओं में अंतर कितना है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर HF के बीच में है क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणताओं में अंतर HF में है, इसीलिए डाइपोल मूवमेंट यहाँ HF का सबसे ज्यादा होगा, HI का सबसे कम। देखिए थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चल रहे हैं बेटा एग्जाम, अब इतना टाइम नहीं है कि आप ज्यादा टाइम खराब कर सकें। हैलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी की बात करें, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, देन ब्रोमीन की, फ्लोरीन 3rd नंबर पे आता है, आयोडीन 4th नंबर पे आता है। वैसे होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दिख भी रहा है कि सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी है वो आयोडीन की होगी, बड़ा बॉन्ड है जल्दी टूट जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन पर क्या है, लॉन पेयर पाया जाता है और इन लॉन पेयर्स में रिपल्सन लगता है, उसके कारण इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम हो जाती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी 3rd नंबर पे आ जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी F2 की ज्यादा नहीं होके सबसे ज्यादा किसकी होती है, Cl2 की, देन Br2 की, देन F2 की और देन I2 की। भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? सोडियम +1 करता है, फ्लोरीन -1 करता है, पोटेशियम +1 करता है। क्लोरीन आपको पता है कितनी ही दिखा सकता है, 1 भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है। यहां अम्ल सामर्थ्य पूछा गया है, एक है HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल, HClO2 क्लोरस अम्ल, HClO3 क्लोरिक अम्ल और HClO4 परक्लोरिक अम्ल। जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। मान के चलो हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन,
तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, HOCl सबसे कम, उससे ज्यादा HClO2, उससे ज्यादा HClO3, सबसे ज्यादा HClO4। यहां पूछ रहा है कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक होता है। वैसे भी सोच सकते हो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वही अच्छा ऑक्सीकारक होता है। दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मानक अपचन विभव सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, इसीलिए सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है। देखिए थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखें क्योंकि एग्जाम का टाइम नेगेटिव ना करें, और थोड़ा सा फास्ट करके एग्जाम देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूं ये, इसीलिए थोड़ा सा अपन ने जल्दी जल्दी इसको किया है। ठीक है, थैंक यू।